एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ईयर ऑफ द एम्पायर 237 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पावरफुल मॉन्स्टर जिन्हें कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है उनके अगेंस्ट डिवाइन वॉर अभी अभी एंड हुई है। तभी उस बैटलफील्ड में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर किरिल। किरिल बोलता है, अपनी लाइफ से सभी प्रीशियस चीज खो देने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था मेरे कॉमरेड ने ही मुझे बिट्रे कर दिया। ऑलिवर, ये सब लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं। हमें बैटलफील्ड में कई सारे ह्यूमंस की लाशें दिखाई जाती हैं। किरिल बोलता है, जब हमें कॉर्पोरेशन से फेस टू फेस फाइट करनी पड़ी फिर भी हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि वो सब हमने तुम्हारे लिए किया, पर तुमने हमें बिट्रे कर दिया। बताओ आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। मेरे बाकी कॉमरेड जो तुम्हारी वजह से मर गए, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? किरिल की बातें सुनकर ऑलिवर धीरे से किरिल का नाम लेता है, पर तभी किरिल अपनी स्वॉर्ड को ऑलिवर के चेस्ट के आर पार कर देता है। इस चीज को देखकर ऑलिवर बोलता है, आखिर सारी चीजें ऐसी कब हो गई? और इतना बोलने के साथ ही उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें किरिल के बारे में बताया जाता है, जिसका पूरा नाम किरिल मैकग्राइवर है। किरिल ने काउंटलेस बार फाइट की और उन सभी को जीता भी, और इस वजह से किरिल को स्वॉर्ड सेंट का टाइटल मिला और किरिल को एम्पायर का गार्डियन भी कहा जाने लगा। पर फिलहाल किरिल को सभी लोग एक गद्दार मानते हैं जिसने एम्परर को किल किया है। सभी सोल्जर किरिल की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, वो रहा वो गद्दार, उसे मार डालो। दूसरी तरफ हम किरिल को देखते हैं, जिसके पीछे एक बंदा आते हुए बोलता है, किरिल मैकग्राइवर, जो कि फिलहाल इस एम्पायर का गद्दार बन गया। हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि ह्यूमन नहीं बल्कि एक प्लेटिनम ड्रैगन है और इसका नाम है नार्डिमुंग। तो मैं इसे मुंग कहूंगा। फिर हमें 10 साल पहले हुए डिवाइन वार के बारे में बताया जाता है, जिसमें ह्यूमैनिटी ने कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट फाइट किया और उस वार में किरिल भी शामिल था, जिसने एम्परर के लिए न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी। पर उस वार के बाद हमारे होमलैंड पर किसी को हमारा इंतजार नहीं था और जहां हमारा वेलकम करना चाहिए वहीं पर हमें मारने की कोशिश की गई, और इसकी वजह से मेरे जितने कॉमरेड थे वो सभी एम्परर के हाथों मारे गए। अगर मुझे सब कुछ चेंज करने का एक मौका मिले तो मैं हेल में भी जाने के लिए तैयार हूँ। तभी मुंग किरिल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, एक ऐसा हीरो जो 10 साल बाद वार से वापस आया, पर एम्परर ने उसे एसिसिनेट करने का ट्राई किया। अब मुझे बताओ तुम क्या करोगे? तुम्हारे जितने कॉमरेड थे वो सभी एम्परर के हाथों मारे जा चुके हैं, और क्या तुम भी अपने एंड को इसी तरह फेस करने वाले हो? हिस्ट्री तुम्हें याद रखेगी, मगर एक हीरो के तौर पर नहीं, एक धोखेबाज के तौर पर। पर उस समय रियलिटी किसी को पता नहीं होगी कि धोखेबाज तुम नहीं थे, बल्कि एम्परर ने तुम्हें एसिसिनेट करने का ट्राई किया था। ये सब चीजें सुनने के बाद किरिल बोलता है, मैं एक धोखेबाज हूँ, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने अपने लाइफ को रिस्क में डाला। उसी पर्सन को मैंने अपने हाथों से मार डाला। और अपना दांत पीसते हुए सोचता है, ऑलिवर, आखिर तुमने हमें मारने की कोशिश क्यों की? ये सब सोचने के बाद किरिल प्लेटिनम ड्रैगन यानी मुग से बोलता है, तुमने थोड़ी देर पहले पूछा था मैं आगे क्या करूंगा। मैं अपने पास्ट में वापस जाऊंगा और इसके लिए मैं द टावर ऑफ परहेल में जा रहा हूँ। किरिल की बातें सुनकर मुग बोलता है, क्या तुम सच में पास्ट में जाने का ट्राई कर रहे हो? पर मैं कहूंगा परहेल टावर में जाने से अच्छा तुम अपने मौत को गले लगा लो, क्योंकि वहां पर तुम्हें इतने खतरनाक मॉन्स्टर मिलेंगे जिनका सामना आज तक कोई नहीं कर पाया। पर सिर्फ वही एक प्लेस है जिसकी वजह से तुम्हें एक सेकंड चांस मिल सकता है, और यहाँ तक कि एक प्लेटिनम ड्रैगन होने के बाद भी मैं उस जगह के अंदर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, कि मुझे इस बात पर यकीन है कि तुम्हें वहां पर मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक क्रीचर मिलेंगे। और भले ही तुम एक शॉर्ट सेंथ हो, पर ये गारंटी नहीं कि तुम एंड तक पहुंच पाओगे। पर अगर एक बार तुम एंड तक पहुंच गए और तुमने परहाल को पूरी तरह पार कर लिया, तो तुम्हारे पास अपने पास्ट में लौटने का एक मौका जरूर होगा। क्या तुम सच में इस पाथ पर जाना चाहते हो? किरिल उस टावर में एंटर करते हुए बोलता है, हाँ, क्योंकि मेरे लिए बस यही एक पाथ बचा है जिस पर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और मेरी जो किस्मत है उसे मैं अपने हाथों से लिखूंगा। मुझे चाहे जो करना पड़े मैं सरवाइव जरूर करूंगा। और अपनी सभी मेमोरी को याद करते हुए बोलता है, मैं पास्ट में जरूर जाऊंगा, और पास्ट में जाने के रास्ते में मेरे सामने जो चीजें आएंगी मैं उन सभी को अपने स्वॉर्ड से कट कर दूंगा। इस टावर को रीच करने में भले ही मेरी एंटायर बॉडी मेरा साथ छोड़ दे, मुझे काउंटलेस टाइम तक फाइट करना पड़े, पर फिर भी मैं पास्ट में वापस जरूर जाऊंगा और अपने फ्यूचर को चेंज करूंगा। किरिल के इतना बोलने के बाद हम वहाँ पर एक मैजिक सर्कल को देखते हैं, जिसके तुरंत बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। कोई किरिल को बुलाते हुए बोलता है, किरिल किरिल। तभी किरिल अचानक से अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, मैं कहाँ हूँ? और अपनी बॉडी को देखते हुए सोचता है, क्या मैं पास्ट में आ गया? क्या सच में? तभी उसके सामने बैठा एक बंदा बोलता है, किरिल, क्या तुम नर्वस हो? तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। किरिल उन्हें देखते हुए सोचता है, मैं फादर के पास कैसे आ गया? मुझे यकीन है मैं उस टावर के अंदर था, तो इसका मतलब मैं उन सभी मोमेंट को वापस देख पाऊंगा जिन्हें मैंने बहुत ही ज्यादा मिस किया था। और खुश होते हुए बोलता है, फाइनली मैं अपने पास्ट में लौट आया। और अपने फादर को देखते हुए सोचता है, ये शायद तब का समय है जब मेरे फादर क्रूएल ने मुझे एडॉप्ट किया था, और मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं सेफली डिवाइन वार से पहले रिटर्न आ गया हूँ। किरिल इतना सोच ही रहा होता है, तभी उसके फादर बोलते हैं, तुम्हारे लिए अपने होमलैंड को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, पर अगर
अगर तुम एक बार वहाँ पर सेटल हो जाओगे तो वो तुम्हारे अपने घर जैसा लगेगा। और क्रिल से पूछते हैं क्या कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहते हो। उनकी बातें सुनते हुए क्रिल सोचता है क्या कुछ ऐसा जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहता हूँ सिवाय एक चीज को छोड़कर, मेरे ब्रदर और मेरे फॉलोअर जो मेरी वजह से मारे गए, मैं उन सभी को बचाना चाहता हूँ। और इतना सोचने के बाद वो अपने फादर से बोलता है फादर मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ। क्रिल की बातें सुनकर उसके फादर बोलते हैं क्या मैजिक, पर मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात पता होगी कि जो इमिग्रेंट है वो मैजिक का यूज नहीं कर सकते। क्रिल बोलता है हाँ मुझे ये बात पता है, पर मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और अपने मन में सोचता है स्वॉर्डमैनशिप इनफ नहीं होगा उस वार के लिए जो जल्द ही शुरू होने वाली है, क्योंकि मैं अपने उस फेलियर फ्यूचर को वापस से रिपीट नहीं कर सकता। और अपनी मुट्ठी कसते हुए आगे सोचता है गॉड ऑफ यूला तुम बस मुझे देखो, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि पुराना फ्यूचर वापस से रिपीट ना हो। तभी क्रिल के फादर बोलते हैं क्या तुम्हें ये नहीं पता जो इमिग्रेंट होते हैं वो बिना मैजिक के पैदा होते हैं। और क्रिल से आगे बोलते हैं तुम मुझसे अपना रिवेंज ले सकते हो क्योंकि मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे फादर और तुम्हारी पूरी ट्राइब को किल किया है। और मैंने तुम्हें एडेप्ट इस वजह से किया क्योंकि तुम द ग्रेट वॉरियर कलीग के बेटे हो और तुम्हारा मेरे खिलाफ जो गुस्सा है वो शायद तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बना दे, इसलिए तुम खुद को प्रूफ करके दिखाओ। इसके बाद हमारा सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है, हम मैकगाइवर फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रिल भी पहुंच चुका होता है। पर उसके फादर बोलते हैं तुम मुझे अपना इनर टैलेंट दिखाओ जो तुम्हें तुम्हारे फादर से मिला है। और उसे अपनी फैमिली दिखाते हुए बोलते हैं आज से ये प्लेस है जहाँ तुम रहने वाले हो और तुम्हारे सामने जो खड़े हैं ये हैं तुम्हारे न्यू ब्रदर्स। तभी उनमें से एक बंदा क्रिल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम मार्ट मैकगाइवर है। मार्ट को देखते हुए क्रिल सोचता है मार्ट मैकगाइवर फैमिली का ये सबसे बड़ा बेटा है और ये एक लौता है जो उनका बायोलॉजिकल बेटा है। और मेरे पास्ट लाइफ में डिवाइन वार के समय ये अचानक से कहीं गायब हो गया, इसके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चला। इतना सोचने के बाद क्रिल उससे हैंडशेक करते हुए बोलता है मेरा नाम क्रिल है। तभी क्रूएल वहां से जाते हुए बोलते हैं मेरे ख्याल से तुम थक गए होगे तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। उनके जाने के बाद क्रिल के पास उसके दो भाई और आते हैं जिनमें से पहला बंदा बोलता है मेरा नाम इलोट है और दूसरा बंदा अपना नाम जेक बताता है। क्रिल उन्हें देखते हुए सोचता है हाँ शायद तुम्हारा फेस भी मुझे याद आ गया क्योंकि तुम्हारी डेथ डिवाइन पावर की वजह से हुई थी। और अपनी मुट्ठी कसते हुए आगे सोचता है मैं हेल से ऊपर उठकर यहाँ तक आया हूँ तो फ्यूचर में होने वाले तुम्हारे डेथ को भी मैं चेंज करूंगा, तुम लोगों से इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम ओलिवर और उसके साइड में खड़े एक और भाई को देखते हैं जिसका हमें नाम नहीं बताया जाता। ओलिवर बोलता है इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये मेंशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। ब्लू हेयर बोलता है क्या तुमने उसके ब्लैक हेयर और आईज को देखा, उसे देखकर ऐसा लगता है मुझे उसके बारे में कुछ और भी जानना होगा। हम उनके सामने मार्ट और इलोड को देखते हैं जहाँ पर दोनों डुअल कर रहे होते हैं। डुअल करते हुए इलोड बोलता है भले ही ये फादर की विषय पर एक इमिग्रेंट को हाउस के अंदर लाना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, और वैसे भी वो हमारा एनिमी है और ये एम्परर के कमांड के अगेंस्ट है। इलोड की बात सुनकर मार्ट इलोड से बोलता है इलोड तुम बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। और इतना बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं। तभी मार्ट बहुत ही स्पीड से इलोड की तरफ आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड को इतने स्पीड से घुमाता है कि इलोड को कुछ नजर भी नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम इलोड की स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि हवा में होती है और मार्ट जिसने अपनी स्वॉर्ड को इलोड के गर्दन पर रखा होता। इसी के साथ डुअल एंड होता है और इलोड मार्ट से हार जाता है। इलोड को हराने के बाद मार्ट उससे बोलता है हम सब एक जैसे हैं और फादर उसे लेकर आए हैं, इसका मतलब वो हमारा छोटा भाई है, तुम इस बात को हमेशा याद रखना। मार्ट की बात सुनकर इलोड सोचता है यहाँ तक कि तुमने एक इमिग्रेंट को भी एक्सेप्ट कर लिया, क्या तुम सच में हमारे भाई हो। अभी साइड से ब्लू हेयर बोलता है ब्रदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इमिग्रेंट है या नहीं, पर वो इतना बोलता ही है कि तभी मार्ट बोलता है मुझे पता है तुम इमिग्रेंट से नफरत करते हो पर उसको लेकर तुम्हें इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लू हेयर बोलता है पर फ्यूचर के बारे में क्या आपने कुछ सोचा है। मार्ट बोलता है वेल हम देखेंगे आगे क्या होगा, क्या उस बच्चे की जो लाइफ है वो एम्परर का ऑर्डर फॉलो करने से ज्यादा वैल्यूबल है। तभी ब्लू हेयर दोबारा बोलता है कहीं फादर उसे सक्सेसर में इंक्लूड तो नहीं करेंगे ना। ब्लू हेयर की बात सुनकर मार्ट चिल्लाते हुए बोलता है नॉनसेंस की तरह बातें करना बंद करो और अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो। मार्ट को कोई पीछे से बुलाता है ब्रदर। हम मार्ट के पीछे क्रिल को देखते हैं जिसे देखते हुए मार्ट सोचता है ये बच्चा अचानक से इतना बदल कैसे गया, इसकी आईज को देखकर ऐसा लगता है कि ये मुझे प्रवोक करना चाहता है। ये सोचते हुए मार्ट क्रिल से बोलता है क्या तुम तलवार चलाना जानते हो, मैंने सुना है नॉर्थ के लोग अपने हाथों से ही आयरन को तोड़ देते हैं और मैंने इसी तरह की बहुत सारी फालतू की बातें सुनी हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम इसे कर पाओगे, मुझे लगता है तुम्हें अजमा कर देखना चाहिए और अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। उसकी बातें सुनकर क्रिल बोलता है क्या तुम सच में सीरियस हो, अगर ऐसा है तो तुम्हारी बातों का रिस्पॉन्स देना मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। क्रिल की बातें सुनकर इलोड गुस्से में सोचता है क्रेजी बास्टर्ड, इसे ऐसा लगता है कि ये ओल्डर ब्रदर को प्रवोक कर सकता है। और साइड में ब्लू हेयर सोचता है ये कुछ भी कर ले अब ये बच नहीं सकता। हम मार्ट को देखते हैं जो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए जमीन पर पड़ी स्वॉर्ड को क्रिल की तरफ फेंकता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो स्टार्ट करते
करते हैं और अपनी स्वॉर्ड को किरिल के ऊपर पॉइंट करते हुए बोलता है, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो, पर तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा ओल्डर ब्रदर होने की वजह से ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली का लॉ सिखाऊं। उसकी स्वॉर्ड को देखते हुए किरिल सोचता है, माना ब्लेड, तुम्हें लगता है तुम छोटी मोटी चीजों से मुझे प्रवोक कर सकते हो? तुम सच में बच्चे हो। और मार्ट से बोलता है, मार्ट माइगवर, ये तुम्हारा पहला स्टेप है। किरिल को इतना बोलते ही मार्ट उसके ऊपर अपनी माना ब्लेड से अटैक कर देता है। उसे ब्लॉक करते हुए किरिल पीछे हटता है और सोचता है, ये थोड़ा इंप्रेसिव था और माइगर फैमिली के सक्सेसर होने की वजह से तुम्हारे स्किल्स पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। और किरिल अपना ओरा रिलीज करते हुए सोचता है, पर तुम बस एक नौसिखिए हो जिसे वार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे पास तुम्हें समझाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये सब सोचने के बाद किरिल मार्ट से बोलता है, अगर तुम पहला अटैक नहीं करोगे तो मैं करूंगा, इसलिए आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो। किरिल की ये बात सुनकर मार्ट उस पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए किरिल सोचता है, पहली बार देखने पर तुम काफी फास्ट लगते हो, पर करीब से देखने पर तुम्हारे अंदर की सारी वीकनेस आसानी से दिख जाती हैं। इतना सोचने के बाद किरिल एक फिस्ट बनाता है और उसके फेस पर हिट करते हुए सोचता है, इन द एंड जो एक्सपीरियंस होता है उसे कोई भी ओवरपावर नहीं कर सकता। किरिल के एक ही फिस्ट की वजह से मार्ट जमीन पर होता है। मार्ट की ऐसी हालत देखकर इलोट दौड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर तभी मार्ट उसे रोकते हुए बोलता है, इलोट वहीं पर रुक जाओ। किरिल उसके पीछे से अपना हाथ बढ़ाता है और सोचता है, मार्ट माइगवर, अगर तुम्हें अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है तो तुम्हें अभी से बहुत ही स्ट्रांग बनना होगा। और उससे बोलता है, ये बैटल बहुत ही अच्छी थी। मार्ट उसका हाथ साइड में झटक देता है और खड़े होते हुए बोलता है, हाँ मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा। तभी क्रूएल वहां पर आते हुए बोलते हैं, आज की ट्रेनिंग तुम सबके लिए इनफ है, इसलिए तुम सब लोग अपने रूम में जाओ। उनकी बात सुनकर सभी लोग बोलते हैं, ठीक है फादर, हम लोग समझ गए। कैरियल वहां से जा ही रहा होता है, तभी उसके फादर बोलते हैं, कैरियल तुम फिलहाल ट्रेनिंग ग्राउंड में मत आओ। उनकी बातें सुनकर कैरियल एक स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है फादर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कार्वेल और उनके पीछे एक आदमी को देखते हैं। उसे यहाँ पर आया हुआ देखकर कार्वेल बोलते हैं, ऐसा लगता है तुम ट्रबल में हो, इसलिए मैंने उस बच्चे को बाकी लोगों से अलग कर दिया। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जल्द ही सब कुछ सीख जाएगा। वैसे भी वो कली का बेटा है, ब्लैक आई ट्राइब का लीडर। और जो लायन होता है उसके घर कभी कैट पैदा नहीं होती, उसके घर लायन ही पैदा होता है। आखिर तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? कार्वेल की बातें सुनकर साइड में खड़ा बंदा बोलता है, क्या वो सच में ब्लैक आई ट्राइब का मेंबर है जो अपनी स्वॉर्डमैनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है? और करिल के बारे में बताते हैं, स्ट्रॉन्ग स्केलेटन, फ्लेक्सिबल बॉडी, इसी के साथ एक यूनिक ट्राइब का वॉरियर। अगर मैं सच कहूँ तो वो बच्चा बस स्वॉर्डमैनशिप के लिए ही पैदा हुआ है। अपने साइड में खड़े बंदे की बात सुनकर कार्वेल बोलते हैं, अगर वो बच्चा इंपीरियल फैमिली से होता तो द यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर का टाइटल उसे ही मिलता। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम करिल को देखते हैं जो अपने बेड पर बैठा सोच रहा होता है, फादर एक हफ्ते में इंपीरियल पैलेस के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। और विंडो की तरफ देखते हुए सोचता है, मेरे पास बस यही एक चांस है। इसके बाद किरिल अपनी पास्ट मेमोरी याद करता है जहाँ पर प्लेटिनम ड्रैगन ने उससे कहा था, तुम जैसा ह्यूमन आखिर स्वॉर्ड को इस तरह से कैसे यूज कर सकता है? ऐसा ही चलता रहा तो तुम जल्द ही अपने फादर को सरपास कर दोगे। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि अगर मुझे पता होता तुम माइगवर फैमिली से हो तो मैजिक एक्वायर करने में मैं तुम्हारी मदद करता। किरिल उसके बारे में सोचते हुए बोलता है, म्यूग तुम्हारा थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं उस पाथ पर चल सकता हूँ जिस पर मैं अपनी पास्ट लाइफ में नहीं चल पाया। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कार्वेल और उनकी वाइफ का सीन देखते हैं जहाँ पर कार्वेल की वाइफ बोलती है, एक इमिग्रेंट जो मैजिक सीखना चाहता है, इससे पता चलता है फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है। ये हो सकता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसे ये बात पता है कि हमारी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन मैजिक सिखाया जाता है। अपने वाइफ की बात सुनकर कार्वेल बोलते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उनकी वाइफ बोलती है, आखिर तुम उस बच्चे की साइड क्यों ले रहे हो? उसकी बात सुनकर कार्वेल बोलते हैं, शायद तुम ये बात भूल रही हो, कली ने पास्ट में हमारी बहुत मदद की है और ये मत भूलो कि ये मेरे दोस्त कली का बेटा है। और अगर ये बच्चा सीखना चाहता है तो इसके लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मैं उसके रास्ते का कोई कांटा ना बनूं, भले ही क्यों ना ये चीजें इम्पॉसिबल हो। यहीं से हमारा सीन कट होके हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कार्वेल की वाइफ बोलती है, तो तुम हो कारिल, मैंने तुम्हारे बारे में काउंट से सुना है, तुमने कहा कि तुम मैजिक सीखना चाहते हो पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम वहीं पर साइड में इलोट और मार्ट को देखते हैं जो अपने मदर की बात सुनते हुए सोचते हैं, एक इमिग्रेंट मैजिक सीखना चाहता है, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा लगता है कि वो भूल गया कि वो है कौन। तभी कैरिल बोलता है, मैं मैजिक सीखना नहीं चाहता, मैं बस उसे समझना चाहता हूँ। कारिल की बात सुनकर कार्वेल की वाइफ बोलती है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? उनकी बात सुनकर करिल सोचता है, मुझे यहाँ पर खुद की एग्जिस्टेंस को साबित करना होगा और यहाँ पर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे अपने फादर की अटेंशन अपनी तरफ करनी होगी, मुझे कुछ ऐसा बोलना होगा जो मेरे फादर सुनना चाहते हैं। ये सब सोचने के बाद करिल बोलता है, मैं यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी को सरपास करना चाहता हूँ।
करिल की ये बात सुनकर पूरे डाइनिंग टेबल पर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है और मार्ट सोचता है आखिर इसने क्या कहा, ये सबको सरपास करना चाहता है। तभी साइड से उसके फादर बोलते हैं तुमने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और तुम सबको सरपास करना चाहते थे, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अपने फादर की बात सुनकर करिल कुछ नहीं बोलता। तभी साइड से मार्ट बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम फादर को सरपास कर सकते हो। तभी कार्वेल बोलते हैं तुम मुझे मैजिक में ही नहीं बल्कि बाकी सभी चीजों में भी सरपास करना चाहते हो, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझे स्वॉर्डमैनशिप में भी सरपास करना चाहते हो। करिल बोलता है हाँ आपने सही कहा। करिल की बात सुनकर उसके फादर बोलते हैं तुम नॉलेज से मैजिक सीखना चाहते हो और स्वॉर्ड से मुझे सरपास करना चाहते हो। तुम्हारा एरोगेंस मैगआइवर फैमिली पर एकदम फिट बैठता है। और अगर तुम मैजिक सीखना चाहते हो तो मैगआइवर फैमिली के लाइब्रेरी में एक जगह है जिसे हिनेरी कहते हैं, तुम्हें वहाँ पर बहुत सारी मैजिक की बुक मिल जाएंगी, तुम उन्हें बेझिझक पढ़ सकते हो। कार्वेल की बात सुनकर उनकी वाइफ बोलती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ करिल इन सब चीजों के लिए उन्हें थैंक्स करता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं और उसके पीछे से कुछ लोग फुसफुसाते हुए बोलते हैं वो देखने लायक है, सिर्फ बुक की मदद से मैजिक सीखना ये इम्पॉसिबल है। ऐसा लगता है कि इसके फादर ने इसके साथ प्रैंक किया है। उनकी बात सुनते हुए करिल सोचता है प्रैंक, मैं भी शायद यही सोचता अपने रिकार्नेशन से पहले, पर रिकार्नेशन के बाद ये सारी चीजें बदल गई हैं और ये सब हार्ट ऑफ द ड्रैगन की वजह से है। फिर हम करिल के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर प्लेटिनम ड्रैगन ने उससे कहा था अगर तुम्हें रिकार्नेशन की पावर चाहिए तो तुम्हें द हार्ट ऑफ ड्रैगन को ईट करना होगा। उसकी बात सुनकर करिल बोलता है क्या इसका मतलब तुम्हारा हार्ट। प्लेटिनम ड्रैगन बोलता है बकवास करना बंद करो और तुम मेरे हार्ट के पीछे मत पड़ो, और सबसे बड़ी बात रिकार्नेशन होने के तुम्हें 5 साल के अंदर ही ड्रैगन हार्ट को ईट करना होगा, और अगर उस उम्र में तुम हीरो बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा लाइफ पॉइंटलेस हो जाएगा। इसलिए अगर तुम टाइम में पीछे गए मेरे ख्याल से उस समय तुम्हें मैगआइवर फैमिली ने एडॉप्ट किया होगा और तुम्हें उसी फैमिली के अंदर एक हिडन ड्रैगन हार्ट मिलेगा। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर करिल बोलता है अगर मैं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलूं तो पूरे पैलेस में बस एक ही जगह है जहाँ पर ड्रैगन हार्ट हो सकता है, और ड्रैगन हार्ट मिलने के बाद मैं इसका अच्छे से यूज करूंगा म्यूंग। यहीं से हमारा सीन कट होके हमें कार्वेल और उसी बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर कार्वेल उस बंदे से बोलते हैं क्या तुम अभी भी मेंशन के बैकयार्ड में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। कार्वेल की बात सुनकर दाढ़ी वाला आदमी बोलता है मजाक करना बंद करिए, और अगर मैं उस बच्चे के बारे में बताऊं तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है पर वो मुझे स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग नहीं लगती। उसकी बात सुनकर कार्वेल बोलते हैं पहले ही 1 हफ्ता बीत चुका है जब से वो बच्चा उसी लाइब्रेरी के अंदर बंद है। तभी दाढ़ी वाला बंदा बोलता है पहले ही बहुत लेट हो चुका है और नाइट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, और अगर आप और ज्यादा डिले करेंगे तो मुझे लगता है एम्परर को गुस्सा आ जाएगा। उसकी बात सुनकर कार्वेल बोलते हैं तो फिर ठीक है, मेरे जाने से पहले उसे यहाँ पर लेकर आओ। इसके बाद हम कारिल को देखते हैं जो फाइट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन से ही एनर्जी का एक नाइट क्रिएट करता है और उसके साथ ट्रेनिंग करते हुए सोचता है मेरी स्पीड बहुत ही कम है और मैं इसे हिट नहीं कर पा रहा। क्या ये इस वजह से क्योंकि मैं अभी एक बच्चा हूँ। अभी वो एनर्जी से बना नाइट कारिल को हिट करता है पर उसका अटैक कारिल के बॉडी के आर पार निकल जाता है, जिसे देखते हुए कारिल सोचता है मुझे लगता है मैं टावर के अंदर जिस तरह से मूवमेंट करता था मैं उसे कॉपी कर सकता हूँ, पर यहाँ के और टावर के इन्वायरमेंट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। मुझे इसे फिर से बनाना होगा और स्वॉर्डमैनशिप के उस लेवल को अचीव करना होगा जहाँ पर मैं अपनी पास्ट लाइफ में था, लेकिन इसके लिए मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता, और वैसे भी टावर में मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है वो कभी गायब नहीं हो सकता। अब मुझे बस एक ही काम करना है, वो है अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना। तभी कैरिल के रूम के बाहर से बटलर बोलता है माय लॉर्ड मास्टर ने आपको बुलाया है। इस बात को सुनकर कैरिल सोचता है फाइनली मुझे वो मौका मिल गया। इसके बाद हम कैरिल को देखते हैं जो अपने फादर के सामने होता है और बोलता है फादर मैंने सुना आपने मुझे बुलाया। उसके फादर बोलते हैं हाँ मैंने सुना था, तुम कुछ अलग चीजों की ट्रेनिंग कर रहे हो। कैरिल बोलता है नहीं ये कुछ खास नहीं, मैं बस अपनी बॉडी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उसके फादर बोलते हैं कल मैं इस मेंशन को छोड़कर इंपीरियल पैलेस जाने वाला हूँ, और उसे एक स्मॉल स्वॉर्ड देते हुए बोलते हैं ये रीजन था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। कैरिल उस स्वॉर्ड को देखते हुए कुछ बोलने वाला होता है तभी उसके फादर बोलते हैं ये वो आखिरी आइटम है जो तुम्हारे फादर ने मुझे दी थी। बाय द वे ऐसा लगता है तुम लाइब्रेरी में कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। कैरिल बोलता है क्योंकि अभी वो समय नहीं आया, मैं आपके यहाँ से जाने का इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद हम ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर इलोट बड़बड़ाते हुए बोलता है आखिर उस फूल को क्या लगता है वो स्पेशल है। तभी ब्लू हियर पीछे से बोलता है इलोट तुम एक नोबल हो इसलिए अपने वर्ड्स का यूज केयरफुली करो, और वैसे भी वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि उसे फादर ने अलाउ किया है। इलोट बोलता है पर फिर भी तुमने देखा नहीं मास्टर उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं। इसके अलावा मास्टर ने जैसे ही मेंशन को लीव किया उन्होंने लाइब्रेरी को बंद कर दिया। तभी मार्ट बोलता है मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ पर मुझे लगता है हमें उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और ब्लू हियर से पूछता है टायरन तुम मुझे बताओ तुम मैजिक को लेकर क्या सोचते हो। टायरन बोलता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, माना बॉडी के अंदर एक इंटरनल
इटर्नल वर्ल्ड में इकट्ठा होता है। माना को गैदर करने के लिए आपके पास पहले से माना होनी चाहिए। हालांकि उस इमिग्रेंट के पास जो है उसे माना ब्लड कहते हैं और इस बात को लेकर कोई दिक्कत नहीं है कि वो मैजिक सीख सकता है कि नहीं, क्योंकि जो माना को नहीं समझ पाया वो मैजिक के स्ट्रक्चर को कभी नहीं समझ सकता। वो कुछ ही दिनों में हार मान लेगा। इसके बाद हम कैरिल को देखते हैं जो सोचता है ये मेंशन मैग्रीवल फैमिली को बिलोंग करता है, पर इसे बिल्ड मैग्रीवर्स ने नहीं किया। इस मेंशन और इस लाइब्रेरी को एसिल फैमिली ने बिल्ड किया था। इसके बाद कैरिल हमें काई ईसर के बारे में बताता है, द ग्रेट मैजिशियन जिसने 250 साल पहले इस एम्पायर को बिल्ड किया और पूरे वर्ल्ड का पहला ड्रैगन हंटर। उसने उस ड्रैगन के हार्ट को बाहर निकालकर इसी लाइब्रेरी के इनहेरी में छुपाया था, पर आज तक कोई भी इनहेरी के सीक्रेट को डिस्कवर नहीं कर पाया, या मुझे ये कहना चाहिए कोई भी एसिर की पर्सनालिटी को समझ नहीं सका। उन्होंने एक बेकार सी कंडीशन रखकर बैरियर को क्रिएट किया और वो लाइब्रेरी के बुक की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं इसे जितना देखता हूँ ये मुझे उतना ही शॉक कर देता है, क्योंकि ये बुक मुझे 250 साल पहले की लग रही है। और वहाँ से एक बुक निकालते हुए बोलता है, मुझे लगता है ये यहीं कहीं होना चाहिए। कैरिल जैसे ही उस बुक को हटाता है वहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज ओपन होता है। कैरिल उस पैसेज को देखते हुए बोलता है, ओ ईसर ने इसे इस तरह बनाया था कि केवल वही लोग इस पैसेज को ओपन कर सकते हैं जिनके पास बिल्कुल भी माना ना हो। उन्होंने इसे इस तरह से रखा ताकि कोई इसे प्रिडिक्ट ना कर सके और ये लंबे समय तक सरवाइव कर सके। और उस दरवाजे को खोलते हुए आगे बोलता है, काई एसिर एक इनक्रेडिबल ह्यूमन जिसे ड्रैगन्स ने भी रिकॉग्नाइज किया। सभी लोग कहते हैं अगर कोई पर्सन शरीर के 12 माना पॉइंट से 8 माना पॉइंट को ओपन कर ले तो वो एक ग्रेट मैजिशियन होगा, पर आपने 9 माना पॉइंट ओपन किया था, इस वजह से आपको ड्रैगन के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। और ड्रैगन हार्ट को देखते हुए आगे बोलता है, ह्यूमन कितने भी अमेजिंग क्यों ना हो उनके पास बस एक ही एट्रीब्यूट होता है, पर ड्रैगन हार्ट में सभी तरह के एट्रीब्यूट होते हैं। पर अगर कोई 15 साल से पहले का ह्यूमन ड्रैगन हार्ट को खा ले और उसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर ले, कैरिल उस हार्ट को खाते हुए बोलता है, तो वो ह्यूमन लिमिट के बियॉन्ड चला जाएगा। उस हार्ट को खाने की वजह से कैरिल के बॉडी में बहुत ही पेन होने लगता है और कैरिल सोचता है ये एक मिरेकल है कि कोई ह्यूमन ड्रैगन हार्ट खाने के बाद भी जिंदा है। तभी हम कैरिल को देखते हैं जिसकी बॉडी से अचानक से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलता है और कैरिल बोलता है, पर ये बेहतर होगा कि मैं इसे थॉट को अपने माइंड के अंदर ना लाऊं। और वहीं पर अनकॉन्शियस होते हुए सोचता है, क्योंकि ये कोई ऐसी पावर नहीं जिसे कोई ह्यूमन संभाल सके। ये सब सोचने के बाद कैरिल अचानक से अपनी आंखें खोलता है, अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है। तभी कोई उसके पीछे से बोलता है, आखिरकार मैं लिसेरिया से मिल गया। हम वहाँ पर एसिर को देखते हैं जिसे देखते हुए कैरिल सोचता है, एसिर आखिर वो यहाँ पर क्यों है। हम एसिर के सामने उसी ड्रैगन को देखते हैं जिसे एसिर ने कई सालों पहले किल किया था। इन सब चीजों को देखते हुए कैरिल सोचता है, ये तो इस ड्रैगन की मेमोरी है जो ड्रैगन हार्ट की वजह से मुझे भी शो हो रही है। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो बोलता है, का एसिर आखिरकार तुम ड्रैगन को हंट क्यों करते हो, क्या हम एक जैसे नहीं थे। उस ड्रैगन की बात सुनकर एसिर बोलता है, कितनी रेडिकुलस बात है, आखिरकार ह्यूमन और ड्रैगन सेम कैसे हो सकते हैं। और उस ड्रैगन के ऊपर अपने एरो से अटैक करते हुए बोलता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, इसलिए आज तुम अपने एंड को खुद देखोगे। वो ड्रैगन भी अपने माउथ में फायर चार्ज करते हुए बोलता है, बकवास बंद करो, मैं तुम जैसे किसी पर्सन के हाथों नहीं मरूंगा। इतना बोलने के बाद वो अपनी फ्लेम के साथ एसिर के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता देख एसिर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एसिर के इतना बोलने के साथ वो अटैक जमीन पर हिट करता है और उस अटैक की वजह से चारों तरफ बस फ्लेम ही फ्लेम होती है। कैरिल इस अटैक को देखकर सोचता है, ये तो बहुत ही पावरफुल ब्रीथ है, अगर मैं होता तो इस अटैक को कभी सरवाइव नहीं कर पाता। पता नहीं एसिर ने इस ड्रैगन को टेक डाउन कैसे किया। तभी हम एसिर को देखते हैं जिसे एक खरोच भी नहीं आई होती और वो उस ड्रैगन के ऊपर अपने फायर एरो से अटैक करते हुए बोलता है, अब तुम मरोगे। वो ड्रैगन उन सभी अटैक को अपनी तरफ आता देख बहुत ही घबरा जाता है और बोलता है, क्या एक फर्स्ट क्लास का अटैक। उस ड्रैगन के इतना सोचने के साथ वो सभी फायर एरो उस ड्रैगन को हिट करते हैं और उस ड्रैगन का सारा पेन कैरिल को भी फील होता है। इन सब चीजों को देखते हुए कैरिल बोलता है, क्या यही है डेथ को फेस करना, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मैंने टावर ऑफ ट्रायल को भी सरवाइव किया है। और चिल्लाते हुए बोलता है, आप उस ड्रैगन को मार सकते हैं, क्योंकि उस ड्रैगन के मरते ही मैं ड्रैगन हार्ट को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लूंगा। इसके बाद हम उस ड्रैगन को देखते हैं जिसके ऊपर सभी एरो लगातार हिट हो रहे होते हैं और तभी वो ड्रैगन बोलता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे मरने के बाद तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। एसिर बोलते हैं, ऑफ कोर्स, और इसी के साथ मेरा मैजिक एंड हो जाएगा। वो ड्रैगन मरते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर इसके बाद हम कैरिल को देखते हैं जो धीरे से अपनी आईज को ओपन करता है और उसके साइड में खड़ा बटलर बोलता है, सर आप उठ गए, क्या आप मुझे जानते हैं, मैं अभी लेडी को इन्फॉर्म करता हूँ। हम कैरिल को देखते हैं जो उठते हुए बोलता है, तुम्हें इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बटलर बोलता है, हाँ, पर कैरिल उसके बात को काटते हुए बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ और तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। वो बटलर वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है सर। इसके बाद कैरिल अपने हाथ में एक मार्क को देखते हुए बोलता है, तो वो कोई सपना नहीं था, मेरे पास जो मैजिक पावर है वो रियल है, अब होगा मौत का नंगा नाच।
इसके बाद हमारा सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर बटलर क्रिल से बोलता है, सर आपको अभी थोड़ी देर और रेस्ट करना चाहिए, और अगर सर जेक आपको नहीं ढूंढते तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी। उसकी बात सुनकर क्रिल अपने मन में सोचता है, जेक फिफ्थ ब्रदर, उसका इंटरेस्ट मार्शल आर्ट में है, और ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि वो लाइब्रेरी में गया था। ये सोचने के बाद क्रिल बटलर से बोलता है, मैं उन्हें थैंक्स बोल दूंगा, और वैसे मुझे अनकॉन्शियस हुए कितने दिन हो गए? बटलर बोलता है, सर 1 हफ्ता। इस बात को सुनकर क्रिल शॉक होते हुए बोलता है, क्या 1 हफ्ता? मैं 1 हफ्ते से अनकॉन्शियस था? और बटलर से पूछता है, क्या उस समय मुझसे कोई मिलने आया था? बटलर बोलता है, हाँ, पर आपको ये बात कैसे पता? कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए थे, पर मुझे पता नहीं वो कौन थे। उसकी बात सुनकर क्रिल सोचता है, रॉयल फैमिली, वो हर कुछ महीने में अपने कुछ मेंबर को मैगाइवर फैमिली में भेजते हैं, पर अनकॉन्शियस होने की वजह से मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर दिया। ये सोचने के बाद वो बटलर से बोलता है, बटलर तुम यहाँ से जा सकते हो। और आगे सोचता है, मैं रिकवर हो गया, इस बात को सबसे छुपा कर रखना होगा, क्योंकि मेरे जो भाई हैं मुझे उनकी अटेंशन अपने तरफ नहीं लानी है, और अब मुझे अपनी बॉडी में मैजिक पावर को चेक करना होगा। क्रिल अपनी बॉडी में मैजिक पावर को चेक करते हुए बोलता है, तो मैजिक ऐसे यूज करते हैं? और बोलता है, मूव। उसके ऐसा बोलते ही उसकी बॉडी से मैजिक पावर रिलीज होने लगती है। इस चीज को देखते हुए क्रिल बोलता है, फाइनली मैंने मैजिक पावर को गेन कर लिया। ये सच में इनक्रेडिबल है। हम इस मैजिक का कंपेयर किसी ऑर्डिनरी मैजिशियन से नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ड्रैगन की पावर है। इसके बाद क्रिल अपने माना वेंस को ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही पेन होता है, और वो दर्द में बोलता है, नहीं मैं अभी नहीं रुक सकता, मुझे और ज्यादा करना होगा। तभी क्रिल रुकते हुए बोलता है, नहीं मैं इससे ज्यादा माना वेंस ओपन नहीं कर सकता, मैंने 12 माना वेंस से बस 2 माना वेंस को ओपन किया है। और स्माइल करते हुए बोलता है, तो फिर मुझे 10 माना वेंस को और ओपन करना है, और यूला तुम मेरा बस इंतजार करो, क्योंकि मेरी जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्रिल अपने मैजिक पावर को कंट्रोल करते हुए बताता है, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्यादा मैजिक पावर हो जाए और उसे तुम्हारे वेंस हैंडल ना कर पाए और मैजिक तुम्हारी बॉडी से ओवरफ्लो करने लगे, तो तुम्हारी बॉडी वहीं पर एक्सप्लोड हो जाएगी। इसलिए मुझे एक वेपन की जरूरत है जो मेरे मैजिक पावर को हैंडल कर सके। और अपने फादर की दी हुई स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए सोचता है, क्योंकि मेरे ब्लड वेंस मेरी मैजिक पावर को हैंडल नहीं कर सकते। और उस स्वॉर्ड को उठाते हुए बोलता है, एजनेल मेरे फादर की लेगेसी। और गाइस इसी स्वॉर्ड का नाम एजनेल है। क्रिल उस स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उस पे मैजिक रिलीज करते हुए सोचता है, इमिग्रेंट का एक ऐसा वेपन जो मेरी मैजिक पावर के इक्वल लेवल पर है। और स्माइल करते हुए सोचता है, ये वेपन मेरी प्रैक्टिस के लिए इनफ है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्रिल उसी स्वॉर्ड के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, और अपनी प्रैक्टिस करते हुए फॉरेस्ट की तरफ अपने मैजिक पावर से अटैक करता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने जितनी ट्री आती है वो सभी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस चीज को देखते हुए क्रिल सोचता है, ये इंपीरियल के माना ब्लेड के बराबर नहीं है, पर ये ड्रैगन के प्योर एट्रीब्यूट को भी हैंडल कर सकता है, इसलिए इसे ओरा ब्लेड कहते हैं। ओरा ब्लेड सिर्फ वही लोग क्रिएट कर सकते हैं जो ब्लेड के अंदर 4th क्लास का मैजिक यूज करते हैं, और अगर कोई ऐसा कर पाता है तो वो एक ना एक दिन स्वॉर्डमैनशिप के पीक तक पहुंचता है, जिसे स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं। और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हुए बोलता है, स्वॉर्ड सेंथ होने के बाद भी मैं माना ब्लेड का यूज नहीं कर पाया, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। वो ये सोच ही रहा होता है, तभी उसकी बॉडी में बहुत तेज पेन होने लगता है। इस चीज की वजह से क्रिल अपने घुटनों पर आ जाता है और सोचता है, क्या बस थोड़ा मैजिक यूज करने की वजह से इतना पेन? ऐसा लगता है कि मैं अपने दोनों ब्लडी बेंस की पावर फ्रीली यूज नहीं कर सकता। अगर मुझे मैजिक को अच्छे से यूज करना है तो मुझे इसे स्टेबल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और वहां से जाते हुए बोलता है, जब तक मैं ऐसा नहीं कर पाता तब तक मैं बस एक आधा अधूरा एग्जिस्टेंस हूँ जिसे कोई नहीं पहचानता। और लाइब्रेरी के अंदर इनहेरी के बारे में सोचते हुए बोलता है, मैंने वहां पर बहुत बार सर्च किया पर मुझे वहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट बुक नहीं मिला। इसके अलावा मुझे वहां पर एसिड की भी कोई छिपी हुई चीज नहीं मिली। ऐसा लगता है उसने उन चीजों को कहीं छुपा दिया है, पर ड्रैगन हार्ट वहीं पर था। इसका मतलब इनहेरी के अंदर कुछ और भी होना चाहिए। मैं उन चीजों को इनहेरी के अंदर सर्च करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। क्रिल इतना सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से उसका बटलर आते हुए बोलता है, यंग मास्टर क्रिल। बटलर को यहाँ पर देखकर क्रिल स्माइल करता है और बोलता है, ऐसा लगता है वो इंसिडेंट स्टार्ट हो गया जो होना चाहिए। इसके बाद हम उन सभी भाइयों को देखते हैं जो एक साथ खड़े होते हैं और उनके सामने उनकी मदर खड़ी होती है। क्रिल को वहाँ पर देखकर रिलोड सोचता है, आखिर एक इमिग्रेंट यहाँ पर क्यों आया है जिसने अभी तक अपना फेस नहीं दिखाया, और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद ये सरवाइव कैसे कर गया। तभी उनकी मदर एक लेटर निकालते हुए बोलती हैं, मैंने तुम सभी को यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए बुलाया है। जैसा कि तुम लोगों को पता है हार्वेस्टिंग का सीजन आ रहा है, इसलिए रॉयल फैमिली ने गॉब्लिन्स को एलिमिनेट करने का ऑर्डर जारी किया है। पर इस बार इस लेटर में एक स्पेशल बात है। उनकी बात सुनकर क्रिल सोचता है, मुझे लगा रॉयल फैमिली से सपोर्ट मिलेगा। तभी उसकी मदर आगे बोलती हैं, हमारे मैगवर फैमिली के इतने सारे एफर्ट देखने के बाद रॉयल फैमिली ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया और ये डिसीजन लिया है कि इस बार वो अपने ट्रूप्स का हमें सपोर्ट भेजेंगे। उनकी बात सुनकर ब्लू हियर बोलता है, ये पहली बार है कि रॉयल फैमिली हमें सपोर्ट दे रही है। मार्ट बोलता है, हाँ, एलिमिनेशन
एलिमिनेशन के दौरान ये काफी हेल्पफुल होगा। तभी इलोड बोलता है पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि रॉयल फैमिली ने ही मर्चेंट को बुलाया था इमिग्रेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए। और किरिल की तरफ देखते हुए आगे बोलता है, ऐसा लगता है कि हमें मॉन्स्टर के बजाय इमिग्रेंट से बचने के लिए अपने ट्रूप्स के नंबर को इंक्रीज करना होगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसे देखते हुए किरिल बोलता है, इसलिए इलोड बहुत ही ज्यादा सीधा है। तभी उसकी मदर बोलती है, पर सपोर्ट का क्या, क्योंकि सपोर्ट बल्सर फैमिली भेज रही है। इस बात को सुनकर सभी लोग खामोश हो जाते हैं और किरिल अपने मन में सोचता है, ये बस सपोर्ट नहीं वार है। और बहुत सोचने के बाद मॉम ने हमें इसके बारे में इन्फॉर्म किया है। तभी उनकी मदर बोलती है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो हम हर साल करते हैं। उनकी बात सुनकर किरिल सोचता है, ये कोई सपोर्ट नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड अटैक है, स्पेशली मैगाइवर फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अपने भाई रेंडल की तरफ देखते हुए सोचता है, 5 दिन बाद अटैक की वजह से रेंडल मैगवर की डेथ हो जाएगी। रेंडल मैगवर, तुम मरने वाले हो। इसके बाद हम कैरिल को देखते हैं जो कई सारे सोल्जर्स के साथ जा रहा होता है और सोचता है जो बैटल है वो 5 दिनों बाद स्टार्ट होगा और फॉरेस्ट के अंदर ऐसी जगहों से अटैक होगा जहां से रिट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्हें हमारे मॉन्स्टर एलिमिनेशन के बारे में पता है। इसलिए उन्होंने वहां पर एक अम्बुश तैयार किया है। इसके अंत में रेंडल की डेथ हो जाएगी, पर मैं इस अटैक को सरवाइव कर सकता हूँ। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कैरिल सोचता है, हमें बस अम्बुश को नहीं रोकना बल्कि उसके मास्टर माइंड के बारे में भी पता लगाना है। अपनी पास्ट लाइफ में मैं उसे नहीं ढूंढ सका, पर इस बार डेफिनेटली मैं उसका पर्दाफाश करूंगा और उसने जो किया है उसके लिए उसे सजा भी दूंगा। इसके बाद हम कैरिल और उसके सभी भाइयों को देखते हैं जहाँ पर ब्लू हेयर बोलता है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि जो सपोर्ट है वो बल्सर से आ रहा है। बल्सर जो फैमिली हमारी एनिमी है, आखिर रॉयल फैमिली ने हमारे पास उस फैमिली से सपोर्ट क्यों भेजा? मुझे लगता है इस बार ऐसा कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है बल्सर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उसकी बात सुनकर किरिल सोचता है, तुमने सही कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रॉयल फैमिली ने अभी तक अपने सक्सेसर को चूज नहीं किया है, क्योंकि एम्परर टाइटन सेटियन के 3 बेटे हैं, जिसमें पहला प्रिंस रुआन, सेकंड प्रिंस ओलेवर और थर्ड प्रिंस क्रोमेन है। लेकिन थर्ड प्रिंस को सक्सेसर से बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए ये फर्स्ट प्रिंस रुआन और सेकंड प्रिंस ओलिवर के बीच की लड़ाई है। और अभी तक जो फर्स्ट प्रिंस था वही डोमिनेट कर रहा था, पर ये सिचुएशन अचानक से बदल गई क्योंकि ब्लू नाइट के कमांडर हमारे फादर ने सेकंड प्रिंस ओलिवर को सपोर्ट किया। इसलिए ये नेचुरल है कि बल्सर हमें मारने की कोशिश करे, क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंस के साइड में है। तभी ब्लू हेयर सभी को बताता है जो बल्सर है वो फर्स्ट प्रिंस के फैक्शन का रिप्रेजेंटेटिव है और उसने बॉर्डर पर हमारे लिए सपोर्ट भेजा उस समय जब हमारे फादर यहाँ पर नहीं है। क्या तुम्हें ये सब चीजें सस्पिशियस नहीं लगती? ब्लू हेयर की बातें सुन के मार्ट बोलता है, टायरन तुम गलत हो, क्योंकि हमारे फादर जिन नाइट्स को लीड करते हैं वो सभी नॉर्थ की तरफ लौटेंगे और अगर बल्सार के पास थोड़ा भी दिमाग होगा तो वो ब्लू नाइट से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये रॉयल फैमिली का ऑर्डर है, इसलिए फालतू की कन्वर्सेशन करना बंद करो। मार्ट की बातें सुनकर किरिल सोचता है, रॉयल फैमिली को समझ पाओ, तुम लोग अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, पर तुम उनके ऊपर डाउट करते रहो टायरन। इससे हो सकता है तुम फ्यूचर में एक हाई स्ट्रेटेजिस्ट बनो, अपने आप को इतना ब्रिलियंट बनाओ जो फ्यूचर में मेरी मदद कर सके। मार्ट की कही गई सभी बातों को सोचने के बाद ब्लू हेयर बोलता है, तो फिर चलो इसे इस तरह से करते हैं, उस फाइट के अंदर मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा और इसकी कोई जरूरत नहीं है कि सभी चीजों को बस आप ही हैंडल करें। ब्लू हेयर की बात सुनकर किरिल सोचता है, कितनी अजीब बात है, जो मेरे सबसे वीक ब्रदर थे वो भी फाइट करने के लिए आगे आ रहे हैं, चीजें सच में बदल रही हैं। ब्लू हेयर की बातें सुनकर इलोड बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जाऊंगा। रेंडल बोलता है, मैं भी जाऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर ब्लू हेयर बोलता है, मुझे एक स्क्वाड की जरूरत है, इसलिए मैं बस रेंडल और किरिल को अपने साथ ले जाऊंगा। इस बात को सुनकर किरिल बोलता है, क्या मुझे? और दूसरी तरफ से इलोड गुस्से में सोचता है, आखिर उसे क्यों? अभी किरिल बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है, टायरन तुम सच में इंप्रेसिव हो, तुमने एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। इस सिचुएशन में अगर कोई भी सपोर्ट भेजेगा उस पर डाउट तो होगा ही, और हम वहाँ पर मार्ट को नहीं भेज सकते क्योंकि सक्सेसर बनने के लिए सबसे पहला नाम उसी का है। और टेरन जिसके पास 2 कार्ड हैं, पहला रेंडल और दूसरा मैच, जिसे उसने सिचुएशन को बस संभालने के लिए रखा है। मुझ पर वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और मेंशन के बाहर निकालना चाहता है। और टेरन ने कहा था कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसका मतलब वो मुझे अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहता है और अपनी आंखों से देखना चाहता है कि मैंने मार्ट को डिफीट कैसे किया, और वो ये जानना चाहता है कि मैंने इनहेरी में ऐसा क्या किया जिससे मैं इतना ज्यादा बदल गया। एक्सीलेंट, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। इसके बाद हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कैरिल सोचता है, मेरी पास्ट लाइफ में टायरन ने एलिमिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, चीजें
चीजें बदल रही हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से रेंडल की जो डेथ हुई थी वो भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद कैरिल फिर से अपनी स्वॉर्ड के साथ माना प्रैक्टिस करने लगता है और सीधा जाकर कुछ ट्रीज के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक पहले से ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से वो सभी ट्री वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उन सभी ट्री को डिस्ट्रॉय करने के बाद कैरिल सोचता है मेरे पास एक प्लान है, मैं सभी चीजों को होते हुए बस देखूंगा और इस वजह से फ्यूचर पूरी तरह चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम 5 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर बल्सर फैमिली के ग्रेट नाइट मैकगाइवर फैमिली में पहुंच चुके होते हैं और उन सभी का कैप्टन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मेरा नाम आर्डिन है और रॉयल फैमिली का ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से हम यहाँ पर 500 ट्रूप्स के साथ आए हैं। ये सभी लोग मैकगाइवर फैमिली का सपोर्ट करेंगे और आर्डिन मार्ट को ग्रीट करते हुए बोलता है ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमें मैकगाइवर फैमिली के लॉर्ड से मिलने का मौका मिला। मार्ट भी उसे ग्रीट करते हुए बोलता है सर आर्डिन आपसे मिलकर हमें भी काफी अच्छा लगा। और मार्ट आगे बोलता है बॉर्डर को डिफेंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है पर फिर भी आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और यहाँ तक आए, ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। मैं अपने फादर की तरफ से बल्सार फैमिली को अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। मार्ट की बातें सुनकर आर्डिन बोलता है बल्सार की तरफ से मैं आपके ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करता हूँ और मार्ट को देखते हुए सोचता है जैसा हमें रिपोर्ट मिला था मार्ट मैकगाइवर देखने में बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लगता बल्कि खतरनाक तो वो पीछे खड़े 4 बच्चे लग रहे हैं। तभी उसकी नजर किरिल पे पड़ती है। किरिल को देखते हुए वो सोचता है आखिर ये बच्चा कौन है। मुझे ये रिपोर्ट मिली थी कि मैकगाइवर ने बस 4 बच्चों को गोद लिया है और मार्ट से पूछता है आखिर वो पर्सन कौन है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। उसकी बात सुनकर मार्ट उसे बताता है ये हमारा 6 ब्रदर है जिसने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है और इसने जो मास्क पहन रखा है वो बस इस सिचुएशन की वजह से है। मार्ट की बात सुनकर आर्डिन हंसते हुए बोलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और अब हमें आपको 5 लॉर्ड नहीं 6 लॉर्ड कहना होगा। और अपने मन में सोचता है एक पर्सन जिसने मास्क लगा रखा है कितना ज्यादा अजीब है। मुझे पता नहीं था काउंट क्रूएल इस तरह का पर्सन है कि उसने एक नौसिखिए को अपने चाइल्ड के रूप में एडॉप्ट कर लिया। इतना सोचने के बाद वो वहाँ से जाते हुए बोलता है तो मैं सभी को बता देता हूँ कि बल्सार ट्रूप्स अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। हम दूसरी तरफ किरिल को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में होता है और सोचता है तुमसे मिले बहुत ही ज्यादा टाइम बीत चुका है आर्डिन चांडलर, लूरेन एम्पायर के स्पाई, तुम बस मेरा इंतजार करो। इसके बाद हमें बताया जाता है कि भले ही बल्सार फर्स्ट प्रिंस को सपोर्ट करता है पर इस समय हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो आगे बढ़े वो इतने भी पागल नहीं है। वो बिना किसी डर के इस तरह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे जब मेरे फादर के सोल्जर ना हो तब भी। और उन्होंने हमारी फैमिली के ऊपर एम्बुश करने का प्लान किया। इससे ये साफ पता चलता है कोई एम्पायर के बाहर है जो पूरी तरह उन्हें सपोर्ट करता है। इसके बाद हम मार्ट को देखते हैं जो किरिल को देखते हुए बोलता है किरिल आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो। किरिल बोलता है नहीं कुछ खास नहीं। मार्ट बोलता है मुझे पता है तुमने ये मास्क क्यों पहन रखा है क्योंकि हम इन लोगों को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते कि तुम एक इमिग्रेंट हो। किरिल बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और अपने मन में सोचता है ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है और इसके पीछे छुपकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि इससे किसी को मेरी एग्जिस्टेंस का पता नहीं चलेगा। उसके बाद हम आर्डिन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए अपने सभी ट्रूप से बोलता है चलो आगे बढ़ें। मार्ट आगे बढ़ते हुए बोलता है किरिल तुम इस आदमी पर अपनी नजर बनाए रखना। उसकी बात सुनकर किरिल सोचता है वो टाइम जिसका मुझे इंतजार था अब वो टाइम आ गया है। इसके बाद हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जहाँ पर किरिल उन सभी के साथ जा रहा होता है और आगे बढ़ते हुए किरिल सोचता है ये जंगल धीरे धीरे बहुत ही घना होता जा रहा है और मुझे यकीन है हम इस समय वहीं पर हैं जहां पर पहले एम्बुश हुआ था। और आर्डिन की तरफ देखते हुए सोचता है तो तुम आगे क्या करोगे। तभी आर्डिन के सभी सोल्जर चिल्लाते हुए बोलते हैं गोबलिन, हमारे ऊपर गोबलिन ने अटैक किया है और ये नंबर में 100 से भी ज्यादा है। इस बात को सुनकर आर्डिन चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। किरिल आर्डिन की तरफ देखते हुए सोचता है मुझे इसके हर एक मूवमेंट पर नजर रखना होगा, मुझे कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा और इस बार जो चीजें हैं वो मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं होने दूंगा। हम दूसरी तरफ गोबलिन को देखते हैं जो एक साथ सभी सोल्जर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी आर्डिन उन सभी के बीच में जंप करते हुए बोलता है कोई भी रुकना मत, सभी लोग इनके ऊपर अटैक करते रहो। आर्डिन अपने एक ही अटैक में उन सभी गोबलिन को मार देता है। अपने सामने के सभी गोबलिन को मारने के बाद आर्डिन बोलता है इन छोटे मोटे एम्बुश से घबराओ मत, अपने फॉर्मेशन को मेंटेन रखो और लगातार अटैक करते रहो। आर्डिन की बात सुनकर उसके सभी सोल्जर अपने फॉर्मेशन में आ जाते हैं और उन सभी गॉबलिन्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक गॉबलिन को किल कर देते हैं। दूसरी तरफ कैरिल भी अपने हॉर्स के साथ अपने सामने आने वाले हर एक गॉबलिन को मार रहा होता है और उन सभी गॉबलिन को मारते हुए बोलता है ये इतने ज्यादा भी नहीं है, पास्ट में जो डिस्ट्रक्शन हुई थी इतने कम गॉबलिन मिलकर ऐसा कभी नहीं कर सकते। रेंडल इस तरह के गॉबलिन के हाथों नहीं मर सकता, ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम सभी सोल्जर को देखते हैं जो फॉर्मेशन में रहते हुए सभी गॉबलिन्स को मार रहे होते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए कैरिल सोचता है हमारे ऊपर जो एम्बुश हुआ था उसका इफेक्ट काफी कम हो गया है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी कैरिल
किरिल साइड से कुछ नोटिस करता है। हम साइड में देखते हैं जहाँ पर अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस अटैक को देखते हुए ब्लू हेयर सोचता है जरूर वहाँ से कुछ आ रहा है और आखिर ये जमीन इतनी सेक क्यों कर रही है। दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर के जबड़े को देखते हैं और उसके हाथ में एक वेपन भी। देखने में ये गॉब्लिन नॉर्मल गॉब्लिन के मुकाबले बहुत ही बड़ा और पावरफुल होता है। इतने बड़े गॉब्लिन को अपने सामने देखकर वो सभी सोल्जर वहीं पर कांपने लगते हैं। किरिल इस गॉब्लिन को देखते हुए सोचता है ये तो गॉब्लिन चीफ है। फिर किरिल हमें गॉब्लिन चीफ के बारे में बताता है जो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि अपने साथ 3000 गॉब्लिन की आर्मी लेकर चलता है और ये एक डिजास्टर है। अब मुझे समझ में आया कि रेंडल की डेथ कैसे हुई थी। अभी ब्लू हियर इस गॉब्लिन को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग पीछे हट जाओ, कोई भी इसका सामना डायरेक्टली मत करना। और आर्डिन के बारे में सोचते हुए बोलता है आखिर आर्डिन कहाँ पर है। हम दूसरी तरफ आर्डिन को देखते हैं जो इसी तरफ बढ़ते हुए बोलता है फॉर्मेशन को मेंटेन रखो और धीरे धीरे पीछे हटो। केरिल आर्डिन को देखते हुए सोचता है क्या सच में वो बस एक एम्पायर का स्पाई है और यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं वो बस एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। चलो देखते हैं ये आगे क्या करता है। आर्डिन सभी गॉब्लिन्स को मारते हुए अपने हॉर्स से नीचे उतरता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है रास्ते में जितने गॉब्लिन आते हैं उन सभी को मार दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। इसके बाद हम आर्डिन के स्पेयर को देखते हैं जिसमें आर्डिन लगातार अपने मैजिक पावर को डाल रहा होता है और उस स्पेयर को सीधा गॉब्लिन लॉर्ड की तरफ थ्रो करता है। वो स्पेयर गॉब्लिन चीफ के पास जाकर वहीं पर घूमने लगता है। हम पीछे आर्डिन को देखते हैं जो जंप करके उस स्पेयर को पकड़ता है और सीधा उस गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। आर्डिन का स्पेयर गॉब्लिन लॉर्ड के शोल्डर के आर पार हो जाता है। उस अटैक को देखते हुए किरिल सोचता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। उसने एक ट्रिक का यूज किया और थोड़ी देर पहले गॉब्लिन चीफ के ऊपर इस तरह से अटैक किया ताकि उसे ज्यादा डैमेज ना हो। उस पर अटैक करने के बाद आर्डिन पीछे आ जाता है और गॉब्लिन लॉर्ड उस मौके को देखकर वहां से भागने लगता है। उसे भागता हुआ देख आर्डिन चिल्लाते हुए बोलता है बल्सर के सोल्जर उसे भागने मत दो, कुछ भी करके उसे पकड़ लो। उसकी बात को सुनते हुए किरिल सोचता है अब मैं समझ गया ये क्या करना चाहता है। ये अपने सोल्जर को गॉब्लिन लॉर्ड के पीछे भेजेगा ताकि इसके सभी सोल्जर बैटलफील्ड के बाहर चले जाएं और यहाँ पर बस गॉब्लिन ही बचें और गॉब्लिन तब तक अटैक करेंगे जब तक वो सभी लोगों को मार नहीं देते। इम्प्रेसिव, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी। और स्माइल करते हुए सोचता है मैं तुम्हारे सारे ट्रिक्स को पहले ही समझ चुका हूँ और तुम अपनी इस घटिया एक्टिंग से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तभी ब्लू हियर बोलता है सभी चीजें आर्डिन पर छोड़ दो क्योंकि हमें इस प्लेस को गार्ड करना होगा। उसकी बात सुनकर किरिल बोलता है मैं मॉन्स्टर के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आर्डिन के पीछे जाऊंगा। इसके बाद हम आर्डिन और उसके सोल्जर्स को देखते हैं जो गॉब्लिन लॉर्ड के पीछे आए होते हैं। आर्डिन पीछे देखते हुए सोचता है अब वो समय आ गया और अपने सोल्जर्स से बोलता है मैं गॉब्लिन चीफ के पीछे जा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाओ और बचे हुए लोगों को गार्ड करना। आर्डिन की बात सुनकर एक सोल्जर बोलता है क्या आप सच में अकेले जाएंगे। आर्डिन बोलता है अगर वहाँ पर गॉब्लिन चीफ है तो उसका मास्टर माइंड भी वहीं पर होगा जो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे उन सभी को मारना होगा और किसी तरह से अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो मैं तुम सभी को बिना खतरे में डाले अकेले मरूंगा। आर्डिन की बात सुनने के बाद वो सोल्जर आर्डिन से माफी मांगता है और बोलता है मुझे माफ करिए, मुझे पता नहीं था कि आपकी बातों का ये मतलब है। आर्डिन वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है, बाकी सभी चीजें मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्डिन बोलता है ये आसान होना चाहिए। हम उसके सामने गॉब्लिन लॉर्ड और कुछ गॉब्लिन को देखते हैं जहाँ पर गॉब्लिन लॉर्ड बहुत ही इंजर्ड होता है। आर्डिन अपने हॉर्स से नीचे उतरते हुए बोलता है तुम लोग यहाँ पर हो, मैं तुम्हें अकेले ही डिफीट कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक बंदा फेयर होते हुए बोलता है वेलकम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस आदमी को देखते हुए आर्डिन बोलता है मैगाइवर फैमिली के बच्चे काफी स्किल्ड निकले और पहले तुम उस आदमी से बोल दो कि वो यहाँ से चला जाए। आर्डिन की बातें सुनकर वो बंदा गॉब्लिन लॉर्ड से बोलता है ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ। तभी आर्डिन के पीछे से केरिल आते हुए बोलता है लगता है तुम बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम्हें हमें मारने के लिए कुछ और लोगों को भेजना चाहिए और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि रूट तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। वुड एंड क्लाउड। इस बात को सुनकर आर्डिन बोलता है आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हो। केरिल बोलता है कितने शर्म की बात है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझ पर बिलीव करते हो कि नहीं, पर मेरा माइगवर फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आर्डिन चैंडलर। केरिल की बात सुनकर आर्डिन सोचता है इसे मेरा पूरा नाम पता है, क्या ये सच में क्लाउड से आया है। फिर केरिल ब्लैक रोप वाले बंदे को देखते हुए बोलता है ये वही पर्सन है जो गॉब्लिन लॉर्ड को कंट्रोल करता है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि रूट ने तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा खर्चा किया है। इतना बोलने के बाद केरिल अपने माउथ पर उंगली रखते हुए आगे बोलता है मुझे माफ करना, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्योंकि क्लाउड को सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए मैं आगे इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। इसके बाद केरिल आर्डिन से बोलता है मुझे बहुत सारी चीजों को पूरा करना है और हम ब्रांच को वही करना चाहिए जो हमें कहा गया है और हम बस रूट और स्टीम को रिपोर्ट करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। केरिल की बात सुनने के बाद आर्डिन सोचता है मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ ये क्लाउड में से ही एक है।
ये सोचने के बाद आर्डिन क्रिल को बताता है कि अपोजिट साइड में जो गॉब्लिन है वो एम्बुश के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उन्हें जैसे ही सिग्नल मिलेगा वो मैगआइवर फैमिली के सोल्जर्स पर अटैक कर देंगे और रूट के पास जो चार्म है वो गॉब्लिन को कंट्रोल करने में काफी मदद करेगा, क्योंकि इस चार्म की मदद से हम गॉब्लिन्स को सिग्नल भेज सकते हैं और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। आर्डिन की बात सुनकर क्रिल आगे बढ़ते हुए बोलता है तो उन सभी गॉब्लिन्स को तुम लोग कंट्रोल कर रहे हो। ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। क्रिल की बात सुनकर आर्डिन बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्रिल बोलता है इसका मतलब ये है कि अब मुझे और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। क्रिल के इतना बोलने के बाद हम उस मैजिशियन को देखते हैं जिसका हाथ उसके बाकी बॉडी पार्ट से अलग हो जाता है। उसके हाथ को काटने के बाद क्रिल बोलता है एक तो गया। इस चीज को देखकर आर्डिन चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुमने अभी क्या किया? क्रिल उसे बताता है अभी मेरे पास बहुत टाइम है, इसलिए मैं तुम दोनों से एक एक करके आराम से फाइट करूंगा। और इतना टाइम बीत जाने के बाद मुझे एक ऐसा ओपोनेंट मिला जिसके साथ मैं खुल के फाइट कर सकता हूँ। आर्डिन क्रिल को देखते हुए सोचता है मैंने इससे पहले इस तरह के माना ब्लेड को कभी नहीं देखा। आखिर ये किस तरह का एट्रीब्यूट है? आखिर ये बंदा है कौन जिसकी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है और ये कहाँ से आया है? आर्डिन इतना सोच ही रहा होता है तभी क्रिल उसकी तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करके आगे निकल जाता है। इस चीज को देखते हुए आर्डिन सोचता है आखिर ये बच्चा कितना ज्यादा फास्ट है। हम क्रिल को देखते हैं जो पेड़ से वापस जंप करके सीधा गॉब्लिन चीफ की तरफ आगे बढ़ता है। गॉब्लिन चीफ इसे नोटिस कर लेता है और एक रोर करता है पर वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले क्रिल उसकी बॉडी को 2 पीसेस में काट देता है। गॉब्लिन चीफ जिसकी बॉडी वहीं पर 2 पीसेस में कट के गिर जाती है। इस चीज को देखकर आर्डिन चिल्लाते हुए बोलता है ये इम्पॉसिबल है, आखिर कोई सिंगल हिट में गॉब्लिन चीफ को कैसे मार सकता है? और क्रिल को देखते हुए सोचता है आखिर ये मॉन्स्टर का बच्चा आया कहां से है जिसके पास इस तरह की पावर है? इतना सोचने के बाद वो अपने मैजिक स्पेयर में मैजिक रिलीज करता है और उसका यूज करते हुए क्रिल के ऊपर अटैक कर देता है, पर क्रिल उसके सभी अटैक को आसानी से डॉच करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इस चीज को देखकर आर्डिन चिल्लाते हुए बोलता है कमीने बास्टर्ड तुम नहीं बचने वाले। और इसी के साथ हम वहाँ पर एक पावरफुल एक्सप्लोजन को देखते हैं, पर उस एक्सप्लोजन के बाद क्रिल को एक खरोच भी नहीं आई होती और वो उस एक्सप्लोजन से बाहर निकलकर सीधा आर्डिन के ऊपर अटैक करके आगे निकल जाता है। क्रिल अपने इस अटैक से आर्डिन का एक बाजू काट देता है। इस वजह से आर्डिन अपने घुटने पर आ जाता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके बाजू को काटने के बाद क्रिल अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए सोचता है मैं अभी भी उतना पावरफुल नहीं हुआ हूँ, पर इस करंट सिचुएशन को संभालने के लिए मेरे पास इनफ पावर है। और आर्डिन के पास जाकर बोलता है मुझे बताओ तुम रूट के बारे में कितना जानते हो? क्रिल की बात सुनकर आर्डिन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा कोई पर्सन तुम्हें कुछ भी बताएगा? क्रिल बोलता है हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतना बोलने के बाद क्रिल उसके इंजर्ड बाजू में अटैक करते हुए पूछता है मुझे बताओ इन सब चीजों के खत्म हो जाने के बाद तुम्हारा आगे का प्लान क्या था? आर्डिन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा? आर्डिन की बात सुनकर क्रिल बोलता है मुझे उम्मीद थी कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे, इसलिए ये उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होगा जो मेरी फैमिली में अटैक करने के बारे में सोचेंगे। इतना बोलने के बाद क्रिल उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उस मैजिशियन से बोलता है मुझे लगता है तुम्हें इतना पेन सहने की आदत नहीं है। क्रिल के इस एक्शन को देखकर वो मैजिशियन एकदम घबराया होता है और अपने गॉब्लिन से बोलता है तुम लोग किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। पर कोई भी गॉब्लिन उसकी बात नहीं मानता और वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इस चीज को देखकर मैजिशियन उन पर गुस्सा कर ही रहा होता है तभी क्रिल पीछे से बोलता है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है और मुझे उम्मीद है तुम मना नहीं करोगे। इसके बाद हमारा सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर क्रिल उस मैजिशियन को घोड़े से बांध कर ला रहा होता है। हम दूसरी तरफ ब्लू हियर को देखते हैं जो क्रिल को ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहा होता है और क्रिल को देखकर अपने हॉर्स से नीचे उतरते हुए बोलता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? लॉर्ड आर्डिन कहाँ पर है और उस गॉब्लिन चीफ के साथ क्या हुआ? क्रिल ब्लू हियर को बताता है हमारे ऊपर गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया था और आर्डिन गॉब्लिन चीफ से फाइट कर रहे थे पर गॉब्लिन चीफ ने उन्हें मार डाला। इस बात को सुनकर ब्लू हियर बोलता है क्या? आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? क्रिल उस मैजिशियन को आगे करते हुए बोलता है हमारे ऊपर कोई नॉर्मल एम्बुश नहीं हुआ था, बल्कि हमारे मैगआइवर फैमिली को अपने कंट्रोल में करने के लिए ये एम्बुश हुआ था। और तुम्हारे सामने ये जो आदमी पड़ा है ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये एक सोर्सरर है जो गॉब्लिन्स को कंट्रोल करता है। और जब मैंने इसकी आइडेंटिटी का पता लगाया तब मुझे पता चला ये लूरिन एम्पायर से है, क्योंकि गॉब्लिन्स का कमांडर हमारे कंट्रोल में है, इसलिए सभी गॉब्लिन कंफ्यूज होकर इधर उधर जाने लगेंगे और हमें बस ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी गॉब्लिन्स को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो आसपास के विलेज को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हम बल्सर फैमिली के लुक्टिनेट को देखते हैं जिनसे क्रिल बोलता है चूंकि आपका कमांडर मर चुका है इसलिए आर्मी को आप लीड करेंगे। वो ल्यूटिनेंट बोलता है ठीक है, अब से आर्मी को मैं लीड करूंगा। फिर क्रिल आगे बोलता है अगर आप रिट्रीट करना चाहें तो कर सकते हैं, हम इसके लिए आपको ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि आपने अपने कमांडर को खो दिया है। और गाइस आगे से मैं इस बंदे को ही कमांडर कहूंगा। कमांडर बोलता है नहीं,
नहीं, हम रिट्रीट नहीं करेंगे, हम इस चीज में आपका सपोर्ट करेंगे। उसकी बात सुनकर क्रिल अपने हॉर्स पर बैठते हुए बोलता है ये तो अच्छी बात है, और ब्लू हेयर से बोलता है टायरन इन सभी को कमांड देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और हम यहाँ पर जितना लेट करेंगे उसकी वजह से सिटीजन्स को उतना ही सफर करना पड़ेगा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तभी ब्लू हेयर बोलता है रुको, मैं वो पर्सन नहीं जिसे इन सभी को कमांड देना चाहिए, वो पर्सन तुम हो कमांडर क्रिल। इस बात को सुनकर क्रिल एक स्माइल करता है और सबसे बोलता है तो फिर चलो चलते हैं। क्रिल आगे बढ़ते हुए सोचता है मेरा जो मिशन है वो 3 साल आगे का है, और मुझे अभी और पावरफुल बनने की जरूरत है, थोड़ा ही सही, क्योंकि मैं ऐसी पोजीशन पर पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकूं, और मुझे जल्द ही कैपिटल में पहुंचना होगा क्योंकि मैं इन पिछड़े इलाकों में नहीं रह सकता। वैसे भी फ्यूचर चेंज होने लगा है। इसके बाद हमें बताया जाता है कमांडर के ना होने के बाद भी क्रिल और बाकी सभी सोल्जर्स ने गॉब्लिन से डटकर फाइट की। ब्लू हेयर क्रिल को देखते हुए सोचता है आखिर मैं इस बात पर यकीन कैसे कर लूं कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास मैजिक भी नहीं है वो इस तरह से फाइट कैसे कर सकता है। तभी रेंडल बोलता है वो मेरे सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। नहीं, बल्कि हम ही गलत थे, वो बंदा पावरफुल नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, और जब एक बार वो बड़ा हो जाएगा तो मॉन्स्टर वर्ल्ड भी उसके लिए कम पड़ेगा। इसके बाद हम कार्वेल और दाढ़ी वाले बंदे का सीन देखते और आगे से मैं इसे कैप्टन कहूंगा। कार्वेल बोलता है यंग मास्टर क्रिल ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। कार्वेल बोलते हैं मैंने इसके बारे में सुना, उसने स्पाई को पहले ही पकड़ लिया है। कैप्टन हंसते हुए बोलता है अगर मास्टर क्रिल वहाँ पर नहीं होते तो यंग मास्टर के साथ पूरी टेरिटरी डेंजर में होती, और मेजेस्टी ने भी इस बात को सुना है, इसलिए जो स्पाई है उसे जल्द ही इंपीरियल पैलेस में भेज दिया जाएगा। आपको क्या लगता है मेजेस्टी यंग मास्टर को इंपीरियल पैलेस में बुलाएंगे? कैप्टन की बात सुनकर कार्वेल सोचते हैं मेजेस्टी पहले ही बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उन्हें 12 साल के बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। प्रॉब्लम तो उन दोनों प्रिंस की है क्योंकि वो क्रिल के बारे में सब कुछ पता करेंगे, और मुझे ये नहीं पता वो क्रिल को अपने साइड रखेंगे या उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। और इन सब खतरों के बावजूद अगर मेजेस्टी ने क्रिल को बुला लिया तो वो उसे कभी जाने नहीं देंगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम क्रिल को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए सोचता है अब जब मैं एम्पायर के कैपिटल में आ चुका हूँ तो सभी चीजें और ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ, पर फिर भी ये सब चीजें ठीक हैं। ये सब सोचते हुए क्रिल कैरेज की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ पर खड़ा सोल्जर क्रिल को ग्रीट करता है। इसके बाद हम प्रिजन का सीन देखते हैं जहाँ पर वही मैजिशियन बंद होता है। तभी कोई उसे पीछे से बुलाता है। हम साइड में क्रिल को देखते हैं जो उस मैजिशियन से बोलता है मैं तुमसे जो बातें बोलूंगा उन्हें तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम्हें जितनी चीजों के बारे में पता है उन सभी चीजों के बारे में मुझे बताओ, और अगर तुमने सभी चीजों के बारे में अच्छे से बताया तो शायद मैं तुम्हें टॉर्चर ना करूं। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रिल उससे बोलता है तुमने जो कहा वो सब सच है? मैजिशियन बोलता है हाँ, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बताया, इसलिए मुझे जाने दो। तभी क्रिल बोलता है तुम वैसे भी कैपिटल जाने वाले हो और वहाँ पर तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, तुम्हें इतना टॉर्चर किया जाएगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, भले ही तुम्हें कुछ भी ना पता हो। वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे टॉर्चर को एंजॉय करेंगे, यहाँ तक कि जब तुम उन्हें सब कुछ बता दोगे फिर भी वो तुम्हारे टॉर्चर को बंद नहीं करेंगे, और कई महीनों तक इसी तरह टॉर्चर होने के बाद तुम एक दिन मर जाओगे। और उसे एक जिनसन देते हुए बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस टॉर्चर से बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें मरने का एक चांस देता हूँ, ये तुम्हारे ऊपर रिलाई करता है तुम इसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं। इसके बाद हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। सभी सिटीजन्स बोलते हैं फाइनली आज हमें यंग मास्टर से मिलने का मौका मिलेगा। यंग मास्टर आप सभी अमेजिंग हैं। तभी ब्लू हेयर क्रिल से बोलता है तुम खुद को और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाओ क्योंकि तुम मैकगाइवर के बेटे हो, और वैसे भी तुमने इस वार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। मार्ट बोलता है हाँ तुम फ्रंट लाइन पर भी जा सकते हो। कैरिल बोलता है मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन दोनों को देखते हुए सोचता है जबकि हम सब साथ हो गए हैं तो ये लोग मुझसे बहुत सॉफ्ट होकर बात कर रहे हैं, और रेंडल सरवाइव कर चुका है तो देखते हैं फ्यूचर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। कैरिल इतना सोच ही रहा होता है तभी ब्लू हेयर बोलता है तुम दोनों खुद को प्रिपेयर कर लो क्योंकि ये इंसिडेंट कैपिटल तक पहुंच चुका है, इसलिए हो सकता है मेजेस्टी हमें वहां पर बुलाएं। और रेंडल से बोलता है क्या तुम अपने इसी एक्सप्रेशन के साथ रहोगे? रेंडल क्रिल को देखते हुए सोचता है मैं कैपिटल जाऊंगा, पर क्रिल जिसने इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया वो पैलेस नहीं जा सकता क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। ये सही नहीं है कि मैं जा रहा हूँ और वो नहीं, क्योंकि उसने जो वहाँ पर किया उसका कंपेयर मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता। वो एक आउटसाइडर है पर फिर भी उसने हमारे लिए किसी चीज की परवाह नहीं की, उसका कॉन्फिडेंट अलग लेवल पर था। और क्रिल मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि एक दिन मैं भी तुम्हारे जैसा बनूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम क्रिल को देखते हैं जो अपने फादर के रूम का दरवाजा नॉक करते हुए बोलता
बोलता है इट्स मी किरिल। रूम के अंदर से कार्वेल बोलते हैं अंदर आ जाओ। किरिल जैसे ही कमरे में एंटर करता है कार्वेल बोलते हैं तुम्हारा स्वागत है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। किरिल बोलता है नहीं, मैं बस लकी था। किरिल की बात सुनकर उसके फादर बोलते हैं लक भी एक स्किल है और तुमने केवल स्पाई को ही नहीं पकड़ा बल्कि अपने भाइयों की भी जान बचाई। तुम्हारे बारे में जो न्यूज है वो पूरे मेंशन में और कैपिटल में फैल चुकी है, इसलिए हो सकता है वहाँ से एक लेटर आए, पर अनफॉर्चुनेटली मैं उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता, इसलिए मैं वहाँ पर टारेन और रेंडल को भेजूंगा। किरिल बोलता है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किरिल की बात सुनकर उसके फादर बोलते हैं मेरी बातें समझने के लिए तुम्हारा थैंक्स, और अगर तुम्हें इसके बदले में कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। किरिल बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे पासिंग परमिट चाहिए। उसकी बात सुनकर कार्वेल बोलते हैं क्या इसका ये मतलब है कि तुम मेंशन छोड़ना चाहते हो? किरिल बोलता है हाँ, आपने सही कहा। ये सुनकर कार्वेल पूछते हैं क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं या फिर तुम किसी चीज से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो? किरिल बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस पूरे वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ। और अपने मन में सोचता है क्योंकि फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रीडम। तभी उसके फादर उसे पासिंग बेज दिखाते हुए बोलते हैं तो तुम्हें ये चाहिए, और वो किरिल को उस बेज को देते हुए बोलते हैं ये एक स्टाम्प है, और अगर मैंने किसी को ये स्टाम्प दिया इसका मतलब मैंने उसे एक मिशन भी दिया है, और मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम इस एम्पायर की सभी चेक पॉइंट को पार करो, पर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। और आगे उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं मुझे इस चीज के लिए माफ करना कि मैं तुम्हें तुम्हारे हार्ड वर्क का क्रेडिट नहीं दे पाया। किरिल बोलता है मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए यही इनफ है। तभी वहाँ पर कैप्टन दौड़ते हुए आता है और बोलता है सर एक प्रॉब्लम हो गई है, जो कैदी था उसने सुसाइड कर लिया है। इस चीज को सुनकर कार्वेल बोलते हैं आखिर तुमने क्या कहा? उसने सुसाइड कर लिया है। और दूसरी तरफ किरिल जो इस न्यूज को सुनकर एक स्माइल करता है।